हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 पॉलिटी का दूसरा टेस्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इससे पहले का टेस्ट लगा लिया है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अगर नहीं लगाया है तो प्लीज़ आप ध्यान से लगा लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ इससे संबंधित है। इनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन से हुआ। मौलिक कर्तव्य पूर्णतः बाध्यकारी हैं। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है इसमें? एक या दो, एक या तीन, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो चलिए, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A का भाग है। ठीक है, हमारे पास आज वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2002 के आसपास 86 अमेंडमेंट करके लाया गया, जो कि चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को 14 साल की उम्र तक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, इसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन से हुआ। तो हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ट्रू हो जाएगा ये। 1976 में इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है हमें मौलिक कर्तव्य पूर्णतः बाध्यकारी हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। इसका ये थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? 2 और 3 तो गलत है। डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ए बी सी डी तीनों चले गए, बचा ए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी पसंद से हटा सकता है। बताइए क्या तीनों स्टेटमेंट सही हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है, हाँ दे सकता है। आर्टिकल 72 उनको ऐसा करने की परमिशन देता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो हाँ आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि या तो एक सदन या दोनों में से कोई सदन जो है अभी वर्किंग नहीं है और सत्र में नहीं है, उस दौरान ऐसी परिस्थिति बन गई कि राष्ट्रपति को एक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, तो आर्टिकल 123 कहता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी पसंद से हटा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक अपने पद से नहीं हटा सकते जब तक उसको सदन में, यानी कि निम्न सदन में बहुमत हासिल है। ठीक है, चलिए, तो कौन से ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे? पहला और दूसरा तो ठीक है और तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत है तो हमारा सी ऑप्शन तो नहीं ही होगा, हमें बी ऑप्शन मिल गया है। बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में बताना है क्या सही है। क्या सही है? ठीक है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है। बताइए निर्वाचन आयोग किस पार्ट में है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं पार्ट 15 भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कहता है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो हाँ, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कब से? 26 जनवरी 1950 के बाद, जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है ना।
इसमें एक मुख्य चुनाव और 2 चुनाव आयुक्त तो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा हमारा। पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। इसमें दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा एकदम ठीक है। ठीक है ना। चलिए, इनका अगर टर्म की बात करें, भारत के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के की टर्म कार्यकाल तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स के ये होंगे, जो भी इस पद पे आएगा। दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो उनके कार्यकाल का समय निर्धारित करता है। ठीक है ना। अच्छा, इनके कार्य क्या हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताना मत भूला करो। अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे 100 भी व्यूज़ हैं, 200 हैं, 300 हैं और कमेंट नहीं है जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे चाहती हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कहाँ आपको समस्या आ रही है और कितनी आपकी तैयारी है, मुझे और कितनी मेहनत करनी है ना। मटेरियल बेशक इंटरनेट पे बहुत है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम कंटेंट में जो है आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पढ़ा हम सब ने होता है, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में हमें रिवीजन कम होने की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समस्या आती है, जिसका मैं एक सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ आप इसको लाइटली ना ले और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लिया कीजिए, है ना। मुझे भी तसल्ली रहेगी कि हाँ, आपको ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तैयार आपकी हैं, और उससे आप ही को रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, डिटेल में आप वहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा ना, कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना आपका रिवाइज हुआ है, कितनी चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ और आप लिख रहे हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। यह भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। यह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसे संसद में मतदान अधिकार प्राप्त होता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट ठीक है इसमें? 1, दोनों, 2, 3 या 1, 2, 3? जल्दी बताइए। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है कि भारत के एक मुख्य विधिक सलाहकार होंगे। ठीक है, जिन्हें हम महान्यायवादी कहेंगे। पहला स्टेटमेंट इससे ठीक हो जाता है। जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है। अच्छा, ये संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो हाँ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं, तो ये किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। इन्हें सदन में मतदान अधिकार प्राप्त होता है। तो देखिए, इनको मतदान का अधिकार तो नहीं होता है, क्योंकि ये उस सदन के मेंबर, किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के संसद में किसी भी सदन के क्या नहीं होते, मेंबर नहीं होते। जब मेंबर नहीं होते तो उन्हें वहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं होता। वो वहाँ पर सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में ही भाग लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो क्या बचता है हमें? हमारा डी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत है। सी ऑप्शन भी चला जाएगा। तो क्योंकि हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? अच्छा, जब अगर हम इनकी बात करें कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, बताइए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं या अपॉइंट करते हैं, ऐसे बोलो, अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? या तो सरकार को देंगे, सरकार के साथ, अगर सरकार नहीं तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। चलिए, या फिर जब तक राष्ट्रपति चाहे ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिए, ठीक है,
इतना इन्फॉर्मेशन मैं अभी अभी के लिए समझ रही हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने डिस्कस कर लिया इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी ठीक था, ठीक है ना। चलिए बी हमारा इसका ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का समय समय पर अभिभाषण करेंगे, स्पीच देंगे, बताइए किस आर्टिकल में, 86 में, 87 में, 88 या 89। ये आर्टिकल है, इसे ठीक कर लो, आर्टिकल है ये, ठीक है, अनुच्छेद। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। बहुत रफ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेते, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली या पौंडीचेरी को छोड़कर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। और पुदुचेरी इसमें क्या अपवाद है। ठीक है ना, दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, इसमें अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या कहता है, कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है। 42वां, 44वां, 52वां या 61वां, बताइए। 42वां संविधान संशोधन सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1976। मिनी संविधान इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वही टाइम है। देखो 42वें संविधान संशोधन जब स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ अब हमारे संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया गया, अधिकारों को सीमित किया गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 42 पढ़ जरूर लेना, 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संशोधन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा इमरजेंसी प्रावधान किस भाग में है। हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रावधान किस भाग में, बताइए। भाग 5, भाग 12, भाग 18 या भाग 9। तो देखिए इमरजेंसी है आपातकाल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इमरजेंसी देख के। तो भाग 18, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे भाग 5, भाग 12, भाग 18 या भाग 9 है। भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है, 5 संघ की कार्यपालिका, ठीक है। पार्ट या भाग 12 आपका किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है। वित्त के साथ वित्त, संपत्ति, अनुबंध, ये सारे टॉपिक किसमें हैं, पार्ट 12 में है। भाग 18 हमारा इमरजेंसी की बात करता है कि हमारे पास 3 इमरजेंसीज हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक है ना। और पार्ट 9 तो आपको रटा ही होगा, पंचायत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं समझती हूँ इसे एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते थे, अगर जिनको नहीं भी पता था कि भाग 18 में क्या है। और अगर आपको बाकी 3 तो पता था तो फिर आंसर तो 18 है ही, भाग मतलब ऑप्शन सी तो है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं।
तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई। राष्ट्रपति के बिहाफ पे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद काम करते हैं एक्चुअल में, कार्यकारी शक्तियां, इसीलिए राष्ट्रपति के पास है कार्यकारी शक्तियां नहीं, संवैधानिक शक्तियां। संवैधानिक प्रधान वो इसीलिए हैं क्योंकि कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। आर्टिकल 1 मिनट। आर्टिकल 74 का 1 ऐसा कहता है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो सी तो ऑप्शन नहीं होगा और डी भी ऑप्शन नहीं होगा। बी, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं। दूसरी कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय सदन में अंतिम होता है। कौन से कथन सही हैं? दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पद का सर्जन ही इसलिए किया गया है ताकि सदन का अनुशासन और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो क्योंकि वो सदन को क्या रेगुलेट करते हैं और उसको सदन को चलाते हैं, तो उनका निर्णय अंतिम होता है। क्योंकि सदन कब सत्र में बैठेगा, उसके लिए कोरम क्या होगा। अच्छा, कोरम अगर पूर्ति नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो सदन को स्थगित करें जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता। तो कोई तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय सदन में अंतिम होता है। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा में अगर कोरम 1/10 जो होता है मेंबर्स होने चाहिए किसी भी सत्र को चलाने के लिए, अगर वो नहीं है तो वो कह सकते हैं कि सदन स्थगित किया जाता है। ठीक है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर लिख देंगे 2 शब्द तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया मेरे को और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ तो बताइए, ये क्योंकि आप ही के लिए है। चलिए, कोऑपरेट करेंगे हम सब एक दूसरे को। भारतीय संविधान के बारे में बताना है क्या सही है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताइए संविधान संशोधन के बारे में। आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत ही होता है ना हमारा संशोधन, अमेंडमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। चलिए, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। हाँ, तो अगर कैसे कहेंगे इसको, कैसे समझेंगे? तो देखिए, जैसे इसको ऐसे समझो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी जैसे संशोधन हो गया, किसी संसाधन की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज से मतभेद होते हैं, रिसोर्सेज को के बंटवारे को लेकर के मतभेद होते हैं उन पे। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास राज्य सूची है, संवर्ती सूची है और संघ सूची है। इनमें किसी तरीके का बदलाव किया जाता है जिससे कि राज्य को उससे ज़्यादा नुकसान हो और केंद्र को ज़्यादा लाभ हो। तो उस स्थिति में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है ना? क्षेत्रीय हितों से संबंधित हो। समझ आ गया? तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट गलत है। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है भाई। अगर संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। अगर संविधान में मूल स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे हम, जैसे समझो मूलभूत संरचना में अगर किसी तरीके की चेंजेस कर दिया जाता है संविधान संशोधन के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते और ये
उस आधार पर अमान्य हो जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो ऐसा हमें स्टेटमेंट केवल एक ही नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के बारे में बताना है। यह एक स्थायी सदन है। क्या ये स्थायी सदन है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या इसे भंग नहीं किया जा सकता? इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। बताइए, क्या इसके सभी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? सही बताना है, सही स्टेटमेंट चुनिए। सही सही, अभी हम सब सही के बारे में विषय में बात कर रहे हैं। सही। तो देखिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, सॉरी इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हर 2 साल बाद राज्यसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में कितने मेंबर, 1/3 सदस्य। चलिए, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माफ़ करना, 2 नहीं, सी हमारा ठीक होगा। इसे ठीक कर लो। इसे ठीक कर लेते हैं। चलिए, ठीक हो जाइए महाराज आप। चलिए, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। एक और 2 स्टेटमेंट हमारे ठीक है कि ये स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A? बताइए। मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी? 1952 में, 1957 में, 1959 में या 1962 में? बताइए, क्या है इसका आंसर? तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर बलवंत राय मेहता समिति जो गठित की गई थी 1957 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1959 में, 1957 में तो लागू की गई, 1959 में लागू की गई। माफ़ करना, मेरे वर्ड्स थोड़े मैं करेक्ट कर लेती हूँ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई। 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया पहली बार। राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना, 1959 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सही क्रोनोलॉजी में लगाइए। क्रोनोलॉजी, मार्ले मिंटो सुधार। चलिए बताइए, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कौन से क्रम ठीक है? 3124, 1324, 1234 या 3214? बताइए। अगर आपने हिस्ट्री के टेस्ट लगा लिए होंगे जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं, तो आई विश कि इसका आंसर आपको सबको पता होगा, पता ही होगा, ऐसा कहेंगे हम। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा। मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, 1909। भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया 1919 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। तो क्रोनोलॉजी क्या बन रही है? 1324। 1324 किस ऑप्शन में है? तो 1324 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा आधार मान्य है? आर्थिक संकट, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। मतलब ये सब एक ही लाइन में है। ऑप्शन बी ये कह रहा है युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। धार्मिक उन्माद, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भ्रष्टाचार। बताइए क्या है इसका आंसर? तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए कौन कौन सी बात करता है ये करता है 1952 राष्ट्रीय आपातकाल, 1956 और 1960। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, युद्ध
जो है राष्ट्रीय आपातकाल के तहत किस आर्टिकल का पार्ट है। मैंने आर्टिकल तीनों बता दिए हैं, अब इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन से किसका पार्ट है ये। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की बात चल रही है, किस अनुच्छेद में है? 111, 108, 110, 123। तो देखिए 123 अध्यादेश की बात करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। 110 आपका धन विधेयक से संबंधित है विधेयक। 108 किससे है? जॉइंट सिटिंग, जिसे संयुक्त बैठक हम कह देते हैं, कह नहीं देते, कहते ही हैं संयुक्त बैठक। चलिए, और 111 है किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति या फिर असहमति, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जब हम सदन में प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं, तो बाद में जब वो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसमें उनको स्वीकृति देनी ही होती है। समझ आ गई रीज़न? तो धन विधेयक ठीक हो जाएगा, 110 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पहला, द्वितीय, तृतीय या विशेष? तो देखिए, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तीसरा, जिला परिषद तीसरा ही होता है ना, पहला ग्राम पंचायत, फिर मंडल, फिर जिला परिषद, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन को स्थगित किया? किस संशोधन ने, बताइए। परिसीमन चल रहा है 2026 में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो परिसीमन के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के बारे में, निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताइए क्या है? किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में सीटों के लिए परिसीमन को स्थगित किया? 42वां, 44वां या 52वां या 84? तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2002 की बात है, ठीक है। चलिए, 2002 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और आई होप कि आप मेरा सेशन देख रहे हैं और लगा रहे हैं। आप यकीन माना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसा कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।